स्टार्ट करते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारे पास टैग सिंथेसिस। टैग बेसिकली मैंने बताया हुआ सबसे पहले कि टैग होते क्या हैं। टैग हमारे पास तो एक दो या तीन हमारे पास फैटी एसिड जो हमारे पास ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाइड हुए होते हैं, उसे टैग मार्कर पे जाते हैं। और इन्होंने दूसरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि हमारे पास जब फैटी एसिड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो ग्लाइसरॉल के साथ मिलता है तो नेगेटिव चार्ज खो देता है और एक न्यूट्रल फैट की फॉर्म में हमें टैग मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये टैग हमारे पास रूम टेम्परेचर में सॉलिड है तो इसे हम फैट कहेंगे, और अगर ये लिक्विड है तो इसे ऑयल कहेंगे। अब हमारे पास इसके अरेंजमेंट में ये बताइए, कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास जो फैटी एसिड और सैचुरेटेड है, कार्बन नंबर 2 पे अनसैचुरेटेड है, और कार्बन नंबर 3 पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास इसकी स्टोरेज के ऊपर आते हैं। हमारे पास स्टोरेज हमारे पास क्योंकि वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो हमारे पास इसको एक मीजल्स की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में हमने रखना होगा। सॉरी, बीजल की फॉर्म में ये नहीं रह सकते खुद ब खुद ही, तो इसको इकट्ठा कर देंगे हम एडिपोज टिश्यू में एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू में, और हमारे पास दूसरा है ये वाइट एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर होते हैं और ब्राउन में। वाइट में उनसे वो एनर्जी स्टोर के लिए होंगे, और जब ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होंगे ये हमारे पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए हमारे पास यूज़ होंगे। अब हमारे पास फैटी ये टैग बनाने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है, ये कहाँ से बनता है? हमारे पास देखते हैं दो चीज़ जगह है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस इस पर लिवर में भी और एडिपोज टिश्यू में भी। अब दो तरीके हैं ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनाने को। पहला तो बड़ा ही आसान तरीका जो सिर्फ लिवर में होगा वो है ग्लिसरॉल में बस फॉस्फेट ऐड कर देना है ग्लिसरॉल काइनेज की मौजूदगी में, तो वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन जाएगा। सिंपल सा स्टेप है, सिर्फ फॉस्फेट ऐड हुआ। अब दूसरा है ग्लाइकोलिसिस का स्टेप, ये हमारे पास दोनों में ही होगा। ये पहला वाला सिर्फ लिवर में था, अब दूसरा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस वाला लिवर में भी एडिपोज टिश्यू में भी होगा। तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास DHAP हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में बनता है, DHAP बनता है बिल्कुल। उसमें हम अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड कर देना, सिर्फ एक हाइड्रोजन, उसमें ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन जाएगा। सिंपल सा स्टेप था। इसके लिए जो हमारे पास इंजाइम चाहिए वो एक ही इंजाइम होगा हमारे पास, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन ऐड किया NADH से लेकर आगे उन्होंने ये हमें बात बताई है कि फैटी एसिड किस तरह। फैटी एसिड वैसे तो हमारे पास में ऐड नहीं होगा, इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कोएंजाइम ए चाहिए। कोएंजाइम ए को ATP की मौजूदगी में ये कोएंजाइम ए सिंथेटेज फैटी एसिड कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम आएगा, या थायोकाइनेज कर लो इसको, एंजाइम थायोकाइनेज या फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज ATP की मौजूदगी में इसको एक्टिव कर देगा फैटी एसिड को। दोनों चीज़ें बन गई, ठीक है। अब इनसे टैग किस तरह बनेंगे? टैग बनने का बड़ा मजे का हमारा क्या, हमने इसको किस तरह याद करना है कि ना हमारे पास ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है, एक ग्रुप यहाँ पर बन गया, ठीक है। सबसे पहले पहला फैटी एसिड जुड़ेगा, फिर दूसरा फैटी एसिड जुड़ेगा, फिर तीसरे स्टेप में हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप उतरेगा, चौथे स्टेप में इस फॉस्फेट की जगह हमारे पास तीसरा फैटी एसिड आ जाएगा, ठीक है। आसान सा है बस। पहला स्टेप हमारे पास, पहला फैटी एसिड कैसे जुड़ेगा? असाइल ट्रांसफर आया, इसने पहला फैटी एसिड लगा दिया, हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से क्या बन गया हमारे पास, लाइजा फॉस्फेटिडिक एसिड। अब हमारे पास दूसरा असाइल ट्रांसफर दूसरा एक फैटी एसिड लेकर आया, उससे हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड बन गया। अब हमारे तीसरे स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप करना है तो हमारे फॉस्फेटेज एंजाइम आया, फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। तीसरे उसमें हमारे पास दोबारा असाइल ट्रांसफरेज आया, असाइल ट्रांसफर इसने ही फैटी एसिड ला के जोड़ना है इसमें, दोबारा असाइल ट्रांसफरेज आया हमारे पास तीसरे, उस पर भी हमारे पास फैटी एसिड जुड़ गया। सिंपल सा हुआ था, टैग बन गया हमारे पास। अब इसके ऊपर आता है हमारे पास इनके फेट क्या है, ट्रैक बन चुके हैं, ये किधर जाएँ, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास वाइट एडिपोज टिश्यू में हमारे पास स्टोर होते हैं फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर भी हम एडिशन चढ़ा देते हैं पेरीलिपिन की, ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सकें लिपोलाइसिस से। दूसरी है हमारे पास लिवर में ये स्टोर तो होते हैं मगर बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट स्टोर होती है। लिवर क्या करते हैं, इनको बनाता भी है दो तरीके से, ज़्यादा इसको बनाने में इसका अमल है लिवर का, ठीक है। लिवर इसको बनाता भी है, एक्सपोर्ट करता है, पैकेज इनको यानी कि किसी लिपिड या एपोलिपोप्रोटीन के साथ जोड़कर, एपोलिपोप्रोटीन से जोड़ के हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना के पैकेज कुछ करके एक्सपोर्ट कर देगा बाहर को, ठीक है। अब इन्होंने दूसरी चीज़ एक चीज़ बताई है कि हमारे पास ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम क्या है। हमारे पास दो तरह के लिपोप्रोटीन होते हैं, एक है काइलोमैक्रोन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारे पास है ना काइलोमैक्रोन, जो लिपिड हमारे पास जो बाहर मुंह खुराक के जरिए हम ले रहे हैं ना, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए इंटेस्टाइन में काइलोमैक्रोन होता है। और वो जो हमारे जिस्म में अंदर बन रहे हैं ना लिपिड्स, उनको ले जाने, इधर उधर ले जाने के ट्रांसफर, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए होता है हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक बेसिक सा इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। अगला आते हैं हमारे पास, ये बन गया सब कुछ, सारा कुछ हमने फैटी एसिड भी बना लिए, उससे टैग भी बना ली। अब इनको तोड़ने का अमल क्या है, ठीक है।
तोड़ने के अमल में हमारे पास आता है कि सबसे पहले फैटी एसिड जो हमारे पास जो टैग के फॉर्म में वाइट एडिपोज टिश्यू में स्टोर हुए हैं ना टैग, वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनका फैटी एसिड का नेगेटिव चार्ज खत्म हो चुका होता है उसके साथ मिलकर, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से मिलकर। दूसरी बात इन्होंने की हुई है कि हमारा बड़ा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कैसे कि हमारे पास एक एक जो सा है ना फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, उसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके उसको उस फैटी एसिड को हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जब तोड़ देते हैं ना, तो हमारे पास 9 किलो कैलोरीज निकलती हैं 1 ग्राम में से। और ये हमारे पास से डबल है, जैसे कि ये डबल है कंपेयर करें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को, उससे 4 किलो कैलोरीज निकलती हैं बस। इससे डबल आ रहे हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हमारे पास इसको तोड़ने का मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इसकी मोबिलाइजेशन ज़रूरी है। सबसे पहले टैग में से फैटी एसिड निकालना, फिर फैटी एसिड को तोड़ना है। सबसे पहले टैग से कैसे निकालेंगे। टैग से निकालने के लिए हमारे पास 3 किस्म के एंजाइम आएंगे। हमारे पास सबसे पहले है ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, इसको एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज भी कहते हैं, ATGL, मगर इतनी याद करने के ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। ये हमारे पास के ऊपर एक्ट करेगा टैग के ऊपर। हमारे पास एक DHAP हमारे पास डायसाइल ग्लिसरॉल हमारे पास रिलीज़ कर देगा। DHAP, सॉरी मैं गलती से बोल रहा, डायसाइल ग्लिसरॉल जनरेट कर देगा। अब हमारे पास डायसाइल ग्लिसरॉल के ऊपर एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज आएगा। अब जो हमारे पास DAP था, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, MAG में, NAP, सॉरी उल्टा बोली जा रहा हूँ, एक मिनट चीज़ मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास टैग थे, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज आया। इसने इसको किसमें DAG में कन्वर्ट कर दिया। DHE में इसके ऊपर एक्ट किया हमारे पास HSL ने, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ने इसको मैग में कन्वर्ट कर दिया। अब मैग के ऊपर एक्ट करेंगे हमारे पास मैग लाइपेज, जैसे इसके ऊपर था लाइपेज, इसमें क्या निकाल देंगे, हमारे पास फैटी एसिड निकाल देंगे, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक हो गया। अब इसकी ये कहाँ पर जाता है और ये कौन से ऑर्गन में जाता है और ये कहाँ पर जाता है, ठीक हो गया। ये हम पढ़ते हैं, ये इन्होंने यही बताई थी। अब हमारे पास है आखिरी स्टेप था ना जो उनका हार्मोन से आखिरी से पहले वाला HSL वाला, इसकी रेगुलेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक हो गया। इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, इसकी रेगुलेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले कोई ना कोई बाहर से हार्मोन आएगा, जैसे एपिनेफ्रिन आ गया, ठीक हो गया, जिसने हमारे पास एपिनेफ्रिन एमरजेंसी हार्मोन है, जिसने हमारे पास इसको तोड़ना है और हम एक वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एपिनेफ्रिन आया, इसने साइक्लिक AMP जनरेट कर दिया एडिनोसाइक्लेज के जरिए, ठीक है। अब इस साइक्लिक AMP ने आगे काइनेज एक्टिविटी शो कर दी, काइनेज एक्टिविटी प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर दिया। कैसे, अब प्रोटीन काइनेज A ने क्या किया, हमारे पास ATP से एक फॉस्फोरस फॉस्फेट लिया और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के ऊपर डाल दिया। ये पहला वो एंजाइम मैंने अभी तक पढ़ा है कि जिसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करने से वो एक्टिव हो रहा है, एक्टिव हुआ और हमारे पास इसने क्या कर दिया, डैग को मैग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया, फैटी एसिड निकाल दिया। अगर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दें, ये वाहिद ऐसा जिसमें फॉस्फेट ग्रुप निकाल दें, यानी कि मैंने जो पढ़ा है इकलौता ऐसा जिसमें फॉस्फेट ग्रुप निकाल दें तो इनएक्टिव हो जाता है, फॉस्फेटेज निकाल दें। इन्होंने बस इतनी सी बात की हुई है। सेकेंड हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, तो अब इसमें हम एक और मज़े की बड़ी चीज़ बताई गई है। हमारे पास के ना ऊपर से वही हार्मोन आया, हार्मोन ने हमारे पास काइनेज प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर दिया, इसने फॉस्फोराइलेशन करने की, इसने फॉस्फोराइलेशन की HSL की, इसको तो एक्टिवेट कर दिया। इसके अलावा इसने और किस चीज़ की फॉस्फोराइलेशन की, 2 चीज़ों की। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि हमने पढ़ा एडिपोज टिश्यू में टैग पढ़े थे, टैग के ऊपर हमने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की थी पेरिलिपिन की, ठीक हो गया। ये इस पेरिलिपिन को भी फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिसकी वजह से पेरिलिपिन ये सारा उतर जाएगा फॉस्फोराइलेट होकर और हमारे पास टैग रह जाएगा, टैग अकेला रह गया। ऊपर से HSL है, इसको फॉस्फोरेशन हुई तो ये हमारे पास एक्टिव हो गया, एक्टिव होते ही हमारे पास टैग के ऊपर से पेरिलिपिन भी उतर गया, ये भी एक्टिवेट हो गया फॉस्फोरस से, और ये हमारे पास टैग टूटना शुरू हो गया। दूसरी बात इन्होंने एक और की हुई है कि हमारे पास ACC था ना, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, जिसने हमारे पास मेनोलाइन बनाना था, कोएंजाइम बनाना था फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए।
वो हमें पता है कि फॉस्फोराइलेशन से अगर उसके हम फॉस्फोराइलेशन इस पर ऐड करते हैं तो इनएक्टिवेट हो जाता है। इस अमल के दौरान ये होगा कि एक तो सिर्फ एक काइनेज हमने एक्टिवेट किया और प्रोटीन काइनेज है, इसने इन दोनों को फॉस्फोराइलाइजेशन करवा कर इनको तो तोड़ा और उसके साथ साथ प्रोटीन फैट की सिंथेसिस को भी रोक दिया, ठीक है, ताकि हमारे पास फैटी एसिड टूटने पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी हमारे पास अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हमारे पास टूट के जो प्रोडक्ट निकले हैं ये कहाँ कहाँ जाते हैं हमारे पास, जो से है ना, इन्होंने बताया एडिपोस टिश्यू के पास तो ये वाला पाथवे नहीं था ना, सीधा ग्लिसरॉल में वो फॉस्फेट ऐड करें ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनाना, तो ये हमारे पास सबसे पहले ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे पास लिवर में जाता है, लिवर में बाद हमारे पास क्या होता है, एक ग्लिसरॉल काइनेज एक एंजाइम है, उसने सिर्फ काइनेज है, ग्लिसरॉल काइनेज ने हमारे पास एक फॉस्फोरस में ऐड कर देना, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनेगा जो दोबारा हमारे पास इसको फैटी एसिड को बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। या फिर हम अगर इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल देना, इधर दिखाया है, सिर्फ इधर हाइड्रोजन ऐड किया तो एक हाइड्रोजन निकाल दे, दोबारा DHAP बनेगा, दोबारा ग्लूकोज बन सकता है। इसे कुछ भी बना लो, चाहे ग्लूकोज बना लो, चाहे फैटी एसिड बना लो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास फ्री फैटी एसिड का क्या बना, फ्री फैटी एसिड का क्या बना ये देखते हैं हम। फ्री फैटी एसिड हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, वो आगे हम पढ़ते हैं बीटॉक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, वहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी किसका, मसल सेल का, किसी भी सेल का। सबसे पहले फ्री फैटी एसिड एडिपोस टिश्यू से निकले, सीरम एल्ब्यूमिन के साथ जुड़े, ट्रांसपोर्ट हो गए जहाँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी मसल सेल में चलेगा, यहाँ भी चलेगा, उसके अंदर जाके उसके अब फैटी एसिड सबसे पहले सेल के अंदर एंटर होते ही को अपने कोएंजाइम के साथ मिले ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, कोएंजाइम ए के साथ मिले तो, और जाते ही कोएंजाइम इनको ले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं कि ऑक्सीडेशन होगी और इनसे हम एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक इन्होंने बात में देखिए और बताई हुई है कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो इनको फैटी एसिड यूज़ होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इंजाइम जो ब्रेन है ये भी हमारे पास इस एनर्जी को यूज़ नहीं करता। इतने सारे फैटी एसिड जो निकल रहे हैं कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं जाना है ना। इन्होंने बस ये बात की है कि 50% जो उनसे है ना फैटी एसिड जो रिलीज होते हैं टैग में, वो एनर्जी यूज़ नहीं करने के लिए इस्तेमाल होते, 50% दोबारा हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से बनकर दोबारा टैग बन जाते हैं, यानी फिजूल काम। अब इन्होंने एक डायबिटीज़ को उसके साथ मेंशन करके यानी कि डायबिटीज़ के बारे में बताया हुआ, मगर मैं वीडियो के एंड पे बताता हूँ, आगे बताते हैं हम। फैटी एसिड निकल आए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले गए, ठीक है। इसमें हमारे पास इसकी अब ऑक्सीडेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप हमने पहले देखना है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड है कौन से, लॉन्ग चेन है, शॉर्ट चेन है, मीडियम चेन है, कैसे हैं। अगर तो है ना लॉन्ग चेन, ये तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। अगर है ना शॉर्ट चेन तो वो आसानी से घुस जाते हैं जहाँ मर्जी से। शॉर्ट चेन, मीडियम चेन यानी लेस देन 12 जिनमें कार्बन। लॉन्ग चेन क्या करते हैं, लॉन्ग चेन को या तो कोई ना कोई बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए, या ट्रांसलोकेस चाहिए, या तो हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए, बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसलोकेस प्रोटीन, कुछ ना कुछ तो इसको चाहिए। ज़्यादातर हम इन्होंने कहा है कि हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए अंदर जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बाहर से एक फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन के जरिए आया किसी भी सेल के पास, अंदर सेल के अंदर एंटर हुआ, साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में आते ही उसने सबसे पहले एक्टिवेट होना है अपने कोएंजाइम ए के साथ मिलना है। इसको मिलाने के लिए हमारे पास असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज है, कोएंजाइम ए सिंथेटेज, इसने इसके साथ मिला दिया फैटी एसिड को कोएंजाइम ए के साथ, और ये हमारे पास अब आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो सकता है। अब दोनों इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गया ये, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम का असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज या थायोकाइनेज भी कह लो। अब ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ना, इसमें से इनर मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता, आउटर मेम्ब्रेन में से तो आ गया, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता अभी, जब तक इसका कोएंजाइम ए है, ठीक है। इसको अब इस कोएंजाइम ए को हम निकाल कर दोबारा या आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास एक एंजाइम है कार्निथिन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज, इसके पास आएगा, ये इससे कोएंजाइम ए निकाल देगा, निकाल दिया, और एक कार्निथिन है उसको उसके साथ जोड़ देगा, कार्निथिन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1, कार्निथिन इसके साथ जोड़ दिया, हमारे पास बन गया असाइल कार्निथिन, एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, इन्होंने लिखा भी होगा यहाँ पर, असाइल कार्निथिन, बिल्कुल भी ऐसे ही।
अब असाइल कार्निथिन है ना, हमारे पास असाइल कार्निथिन ट्रांसलोकेज एक एंजाइम है, ये हमारे पास इसका पूरा नाम यही है, असाइल कार्निथिन ट्रांसलोकेज। इसे असाइल कार्निथिन को एंटर करना है इनर मेम्ब्रेन में और इसके बदले में एक कार्निथिन बाहर निकाल देना। चलिए बात की बात है, हमारे पास कार्निथिन जुड़ गया, कार्निथिन पाल्मिटोल ट्रांसफेरेज, ये दो जुड़वा भाई हैं, एक कार्निथिन पाल्मिटोल ट्रांसफेरेज 1 है, एक कार्निथिन ट्रांसफेरेज कार्निथिन पाल्मिटोल ट्रांसफेरेज 2 है। 1 ने तो हमारे पास कार्निथिन डाल दिया, अब कार्निथिन डालते ही इनर मेम्ब्रेन में आसानी से एंटर हो गया। अब 2 ने क्या करना है, हमारे पास इसमें से कार्निथिन निकाल देना, निकाल के ट्रांसलोकेज को देना, ट्रांसलोकेज दोबारा बाहर भेज देगा इस्तेमाल के लिए हमारे पास अकेला। और इसने क्या करना है, पाल्मिटोल ट्रांसफेरेज 2 में दोबारा इसमें कोएंजाइम में ऐड करना है हमारे पास, वही दोबारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोएंजाइम है, वही शुरू वाला बन गया। ठीक है, अब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हम बाद में पढ़ते हैं। ये इन्होंने स्टेप बता दी, ये कार्निथिन शटल के बारे में बता दिया। ठीक है, इतना स्टेप कार्निथिन शटल के ऊपर था। अब कार्निथिन है, इसको रोकता क्या क्या चीज़ें, हमारे मेलानिन कोएंजाइम ए, ये इसने क्या करना था, फैटी एसिड की सिंथेसिस करने की, और हम अब क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये बनने का अमल करवाएगा ना तो ये कहेगा भाई मैं जो फैटी एसिड बना रहा हूँ ना उनको उसी टाइम नहीं तोड़ देना, जिस टाइम वो बने हैं ना। प्रिवेंटिव एंट्री और लॉन्ग चेन ग्रुप, जो लॉन्ग चेन ग्रुप जो बन रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या उसको ये नहीं कहेगा कि वो आते ही दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में आकर टूट जाए। उससे बचाने के लिए मेलानिन कोएंजाइम में इस स्टेप को इनहिबिट कर देगा कार्निथिन को। इसके अलावा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसकी रेशियो, ये हमारे पास क्या है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो बचता है ना इसका बीटा ऑक्सीडेशन का, सारा कुछ तोड़ फोड़ के एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर कोएंजाइम ए इसका प्रोडक्ट तोड़ फोड़ के जो एंड पे बचना है, इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी कोएंजाइम ए से, तो वो भी स्टेप को रोक देगा, कहेगा कि पहले इतना कुछ टूट फूट चुका है फैटी एसिड और तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये रोक देगा। ठीक है, मेलानिन कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम में की रेशियो और कोएंजाइम की रेशियो। ठीक है, कार्निथिन आता कहाँ से, ये हमारे पास क्या है, या तो हम मीट से ले लेते हैं या हमारे पास खुद से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हम खुद से, कि हम लाइसिन और मिथियोनिन है, ये हमारे पास लीवर में जाएंगे, लीवर या किडनी में जाएंगे और इनसे हम कार्निथिन बना लेंगे। जबकि हमारे पास जो है ना स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, इनमें ये नहीं होता, ये कार्निथिन नहीं बन पाता। मगर बन तो नहीं पाता, मगर ये हैं ही बड़े वो कि हमारे पास स्केलेटल मसल बना तो नहीं पाता, मगर 97% बॉडी का कार्निथिन इसके पास है। ठीक हो क्या, आगे हमारे पास कार्निथिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ये क्या हो सकता है हमारे पास, कार्निथिन की अगर कार्निथिन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हम इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब कार्निथिन डेफिशिएंसी, ये कार्निथिन की सप्लीमेंट देंगे। अगर हमारे पास कोई ये है कार्निथिन की सप्लीमेंट देंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। और एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ देते हैं। आगे है हमारे पास कार्निथिन की डेफिशिएंसी, इन्होंने बस सिंपल सी ये बात की है, या तो हमारे पास एक ये ट्रांसपोर्ट ना तीनों इनकी गड़बड़ हो जाएगी ना, तो हमारे पास कार्निथिन हमारे पास असाइल कार्निथिन की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है कि इन बंदे में लीवर है, लीवर ने तो कार्निथिन खुद बनाना था ना, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो कार्निथिन जब नहीं बनेगा, कार्निथिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर हम एंटी सीजर ड्रग ले रहे हैं दौरे वगैरह से बचने के लिए, दौरे पड़ते हैं उससे क्या होगा, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़राब हो जाएगा और ये हमारे पास असाइल कार्निथिन की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा, यही वाला असाइल कार्निथिन, यही वाला इसकी फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, ये इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब बताएं शॉर्ट चेन जो है ना फैटी एसिड, वो तो उनको कार्निथिन नहीं चाहिए, वो एंटर सीधा ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ आते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास कोई भी लॉन्ग चेन या फिर कोई भी चेन हमारे पास जैसे फैटी एसिड्स आए हैं ना, हमारे पास कोई भी ये हमारे पास फैटी एसिड्स आए हैं ना, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बीटा ऑक्सीजन को कहते हैं क्यों, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, ये बताया होगा, और उसके बाद वाला बीटा कार्बन, जो भी काम होना बीटा कार्बन के ऊपर होना है, इसलिए हम इसको बीटा ऑक्सीजन का नाम देते हैं। फैटी एसिड कोई भी आए, जितनी मर्जी चेन की लेंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर आया हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, इसमें सबसे पहले FADH2 में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसमें से इन दोनों के हाइड्रोजन ले गया FADH2, ठीक है, FADH इन दोनों चारों के ले गया हमारे पास, और दोनों को डबल बॉन्ड आ गया। इसका नाम क्या था एंजाइम का, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक हो गया, इसी से काम हो रहा है। इसके ऊपर क्या है, डी हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकाल दिया इसमें।